Namaskar friends, welcome to MPPSC Utkarsh. My name is Pooja Dwivedi and today we are going to talk about Birsa Munda. Birsa Munda से बहुत बार questions आए हैं अब क्योंकि ट्राइबल एरिया है मध्य प्रदेश, सो वी हैव टू इंश्योर कि ट्राइब्स के बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत बार यूपीएससी ने, इवन एमपीपीएससी ने ट्राइब्स से क्वेश्चंस पूछे हैं और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, तो वी इंश्योर कि ये सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करें, ठीक है। सो रिसेंटली वी मार्क द 124th डेथ एनिवर्सरी ऑफ द ट्राइबल लीडर हु वॉज नॉट ओनली अ ट्राइबल लीडर हु वॉन्टेड टू गेट इंडिपेंडेंस और ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश, बट ऑल्सो ही वॉज अ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। उनके जो थॉट्स थे वो बहुत रेवोल्यूशनरी थे, ऐसे थॉट्स जो उस समय के सस्टेनिंग पीरियड के प्रोसेस से अलग होते हैं, उन्हें रेवोल्यूशनरी थॉट्स कहते हैं। बिरसा मुंडा ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 1875। झारखंड में इनकी इतनी सिग्निफिकेंस है कि इनको भगवान बिरसा कहा जाता है। ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे और ये उली हाटू नामक एक विलेज में पैदा हुए थे। ये खुंटी डिस्ट्रिक्ट है। साथ ही साथ ये फ्रीडम फाइटर के होने के साथ ही साथ ये ट्राइब्स के लीडर माने जाते हैं। साथ ही साथ ये एक रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। ही बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब, छोटा नागपुर प्लेटो रीजन जो अभी प्रेजेंट डे झारखंड में है, यहाँ मुंडा ट्राइब्स रहती थी। व्हेन आई टॉक अबाउट द ईयर 2021, इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को बिरसा मुंडा दिवस के नाम से, जनजातीय गौरव दिवस के नाम से मनाना शुरू किया था। तो जनजातीय गौरव दिवस हम बिरसा मुंडा जी के लिए ही उनके बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए मनाते हैं। ये ट्राइबल प्राइड डे भी कहा जाता है इसको, ठीक है। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 15 नवंबर झारखंड फाउंडेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि झारखंड भी इसी समय बना था। तो झारखंड फाउंडेशन डे प्लस बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, ये बहुत सिग्निफिकेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, इसको याद रखिएगा। नवंबर 15, 2000 को छोटा नागपुर रीजन को बाइफरकेट कर दिया गया था। सदर्न हाफ उसका बिहार में था और फॉर्मली इसका नाम स्टेट ऑफ झारखंड रखा गया, ठीक है, यानी कि लैंड ऑफ फॉरेस्ट। झारखंड का मतलब ही होता है, झाड़ मतलब फॉरेस्ट वेजिटेशन, तो लैंड ऑफ फॉरेस्ट, खंड मतलब लैंड, तो झारखंड मीन्स लैंड ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। ये 28th स्टेट के रूप में बना था, 28वां स्टेट था इंडियन यूनियन का। तो यही सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हमें याद करके जाने हैं क्योंकि फैक्ट से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पूछा जा सकता है झारखंड कौन सा नंबर का स्टेट था, झारखंड का फाउंडेशन डे कब हुआ है, झारखंड के साथ फाउंडेशन डे के साथ और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस याद रखना है, ठीक है। किस तरह से रिवोल्ट उन्होंने शुरू किया था। देखो, मुंडा की जो एक ट्राइब थी, ट्राइबल रेवोल्यूशन शुरू क्यों हुआ ये समझना ज़रूरी है। देखो, ट्राइबल रेवोल्यूशन, पहली बात तो इतने सारे जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे इन इंडिया, इससे भी क्वेश्चंस आए हैं। रीज़न क्या थे? एक्सप्लॉयटेशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन जिस प्रकार से हो रहा था, साथ ही साथ डीमोबिलाइजेशन, रीलोकेशन, इनको इनकी जगहों से भगाया जा रहा था, आउटसाइडर्स आके इनकी ज़मीन को कब्ज़ा करने लगे थे। आउटसाइडर्स को दीकूस भी कहा जाता था, इनके भी अगेंस्ट थे। इंग्लिश यानी कि जो ब्रिटिश थे, इंग्लिश वांटेड टू ड्राइव देम ऑफ, फ्रॉम फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे रिसोर्सेज थे जिनको एक्सप्लॉइट करना था और फॉरेस्ट के साथ ट्राइब्स का बहुत गहरा रिलेशनशिप हुआ करता था। साथ ही साथ मनी लेंडर इन्हें कॉन्स्टेंटली हैरेस कर रहे थे। मनी लेंडर्स के हैरेसमेंट से बचने के लिए इन्होंने कहा कि भाई अब ये इतना ज़्यादा यहाँ पे अत्य हो चुका है कि हमको इसके खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। इसी से ट्राइबल मूवमेंट्स शुरू हुए। तो जो बेसिकली इतने सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ट्राइब्स बहुत गुस्सा हुए। मुंडा जो कि एक नोमैडिक हंटर्स टर्न्ड फार्मर्स थे, मतलब पहले ये हंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, उसके बाद ये धीरे धीरे सेटल भी होने लगे थे। इन्हें सेटल कराया गया था। इन्हें सेटल इसलिए कराया गया था ताकि इंग्लिश चाहते थे कि वहाँ पे उस एरिया में
ये एग्रीकल्चर करें, जिसकी वजह से हम ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचें और हम पैसा कमाएं, और फिर इनको ज़बरदस्ती एक ही चीज़ बार बार उगवाएं, और ये भले ही खा रहे हो, पी रहे हो, ठीक से रह रहे हो, हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनना चाहिए। तो फॉरेस्ट को क्लियर कर करके ब्रिटिश सारे लैंड्स को एग्रीकल्चर एरियाज़ में कन्वर्ट करने लगे। तो धीरे धीरे मुंडास भी क्या हुए, मुंडास भी सेटल होने लगे, वो हंटर्स से फार्मर्स बन गए, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे एडवर्स पॉलिसीज़ और इवेंट्स जो ब्रिटिश की थी उसकी वजह से इन्होंने बहुत झेला। प्रेवलेंट सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप, जिसको खुंत काटी कहते थे, इसको प्रैक्टिस किया जाता था। ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कस्टमरी राइट्स था, यानी कि इसमें लैंडलॉर्ड्स नहीं थे, बस कस्टमरी राइट्स जो आपके हेरिटेज से सदियों से चले आ रहे हैं वो उस राइट्स के अकॉर्डिंग वहाँ काम किया करते थे। हावेवर जब इनैक्टमेंट हुआ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 का, इसकी वजह से रूरल इंडिया में कॉलोनियलिज्म ने बहुत गहरे इनरोड्स बनाए। मैक्सिमाइज़ करना था उनको रेवेन्यू, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉ को रेटिफाई किया कि ज़मींदारी सिस्टम ले आई, यानी कि अब क्या होगा, ये जो कस्टमरी राइट्स थे लैंड पे वो मुंडास के हाथ से निकल गए, बीच में एक लैंडलॉर्ड आ गया। उस लैंडलॉर्ड को बेसिकली जिम्मेदारी दे दी गई किस एरिया से तुम जितना उपज निकलवा सकते हो उतना उपज निकलवाओ। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड कुछ भी करके बस उपज पे ध्यान देता था कि किसी ना किसी तरह यहाँ से जितना मैक्सिमम हम रेवेन्यू दे सकें उतना दें। तो लैंडलॉर्ड के अत्याचार से भी मुंडा ट्राइब्स बहुत परेशान हो गए थे। तो सबसे पहली बात तो ये पर्टिकुलर जो पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, इसकी वजह से शुरू हुई। इसकी वजह से दो क्लासेस बन गए, एक लैंड ओनिंग ज़मींदार्स जिनको आउटसाइडर्स या दीकूज बोला जाता था। ये बाहर से ब्रिटिश मास्टर्स लेके आते थे, कहते थे भाई ये इतने सारे मुंडा ट्राइबल्स जो हैं यहाँ पे खेती कर रहे हैं, आपका काम है कि इनको बस देख रेख करना, मैक्सिमाइज़ करना रेवेन्यू। तो ये आउटसाइडर्स थे, ये मुंडास के ट्राइब से थोड़ी लिए गए थे, ये बाहर से आए थे, तो उनको दीकूस कहा जाता था। और फिर उसके बाद इंडिजिनस रेसिडेंट्स जो थे, जैसे मुंडा ट्राइब्स हैं जो वहाँ काम कर रही हैं लैंड पे, इनको रैयत कहा जाता था। और एक्ट ने कहा कि दीकू ओनरशिप राइट्स उस जगह का ले सकते हैं अगर एक डीड उन्होंने साइन करवा दी एक पर्टिकुलर एरिया की। तो मैं मान लो दीकू हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं चाहूँगी कि ये पूरा एरिया जो लैंड का है मेरा हो जाए, तो मैं वहाँ के रैयत लोगों से साइन भी करा के डीड से लिखवा सकती थी। इसकी वजह से जो इंडिजिनस ड्वेलर्स थे जो वहाँ रहते थे, बहुत सालों से रह रहे थे, उन्हें भगा दिया गया। देर आफ्टर इससे प्रॉब्लम बढ़ने लगी कम्युनिटी के अंतर्गत, वहाँ पे पॉलिसीज़ की वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, और एक समय पे लगा अब तो नहीं सह पाएंगे। जो मनी लेंडर्स थे वो भी इन्हें एक्सप्लॉयट करते थे, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू देना ज़रूरी था। चाहे उपज अच्छी हुई हो चाहे ना उपज अच्छी हुई हो, आपको रेवेन्यू तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर नहीं तो आपको मना कर दिया जाएगा कि वहाँ अब आप खेती नहीं कर सकते। तो मनी लेंडर से बेचारे पैसा लेते थे, उसको चुकाने के लिए अगर उनके पास फिर से पैसे नहीं आते थे तो फिर से उन्हें पैसा लेना पड़ता था। तो मनी लेंडर के दबाव में भी बेचारे दबते चले गए। इसके बाद समझ में आया कि भाई ट्रेडिशनल क्लैन काउंसिल, मतलब पहले ट्रेडिशनली मनी लेंडर्स इनके नीचे झुक के रहता था, बट अब मनी लेंडर भी इनसे डरता नहीं था, क्योंकि मनी लेंडर का काम था इनकी मदद करना। बट इवेंचुअली मनी लेंडर वो बस एक पीस हो गया, एक यू कैन से सिंबल हो गया कि एक ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पे मनी लेंडर्स से छुटकारा पाने के लिए, दीकू से छुटकारा पाने के लिए मुंडा ट्राइब ने रेबेलियन शुरू किया। बस फिर उसके बाद फैमिन्स आई जो 1896, 97, 1899, 1900, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। और ये बोल सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर वो हो गया, मतलब एक बोलते नहीं, ये लास्ट स्ट्रॉ बोलते हैं जिसको, कि अब इससे ज़्यादा हम नहीं सह सकते। बिरसा मुंडा, मच ऑफ हिज चाइल्डहुड ही एक्चुअली वॉज फ्रॉम अ मुंडा ट्राइब, जो कि नोमैडिक हंटर्स टर्न्ड एग्रीकल्चरर्स थे। कि बेसिकली अपने पेरेंट्स के साथ एक विलेज से दूसरे विलेज जाता रहता था। प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने सलगा में कंप्लीट की थी, और इनके टीचर थे जयपाल नाग। तो कभी कभी एमपीपीएससी में ये भी पूछा जा सकता है कि इनके टीचर कौन थे, तो याद रखिएगा जयपाल नाग थे। बिरसा उसके बाद क्रिश्चियनिटी में बदल गए जब नाग का रिकमेंडेशन आया, और जर्मन मिशन स्कूल इन्होंने ज्वाइन कर लिया। फिर थोड़े समय बाद इन्हें लगा कि ये शायद ठीक नहीं है, उन्होंने फिर काउंट आउट कर लिया। इसके बाद ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट आया, जो कि हाइटेंड एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज हुई उस एरिया में। लोगों को डर लगने लगा कि इनका ट्राइबल कल्चर छीन लिया जाएगा। मुंडा इसकी वजह से 1886 से 1890 के बीच में चैबासा में रहे, जो कि सरदारी एजिटेशन के बहुत करीब था। फिर उसके बाद सरदारी एजिटेशन ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे इट वाज पीसफुल, जो इन्होंने मुंडा ट्राइब ने और ओराओं एरिया में जो बेसिकली मूवमेंट शुरू हुआ, ये पीसफुल
मूवमेंट था। उसके बाद उन्होंने एंटी मिशनरी एंड एंटी कॉलोनियल कॉज के अगेंस्ट काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद इन्होंने चाईबासा 1890 में छोड़ा। जो बिरसा मुंडा थे, ही वॉज स्ट्रांगली एंट्रेंच्ड इन द मूवमेंट। उन्हें लगा कि बेसिकली मनी लेंडर्स, मिशनरीज, ये सब एक सिस्टमिक अप्रोच लेके आए हैं कि किस तरह से डाउनग्रेड करना है इंडिया के ट्राइबल सिस्टम को, साथ ही साथ एग्रीकल्चर सिस्टम को। मुंडा बिकेम अ ट्राइबल लीडर और इन्होंने एक नया फेथ भी शुरू किया, मतलब एक अलग सा ही रिलीजन इन्होंने बनाया जिसका नाम था बीर सैद। ही बिकेम अ गॉड लाइक फिगर, जहाँ पे इनको भगवान माना जाने लगा। वहाँ के ट्राइबल्स इन्हें भगवान मानने लगे और धरती का अब्बा यानी कि फादर ऑफ द अर्थ भी बोलने लगे। फिर उलगुलन मूवमेंट शुरू हुआ। इन्होंने उलगुलन मूवमेंट शुरू किया 1899 में। इसमें इन्होंने वेपन्स और गेरिला वॉरफेयर का प्रयोग किया। गेरिला वॉरफेयर यानी कि बेसिकली जंगलों में छुप के थोड़े समय बाद बाहर निकल के अटैक करना और फिर वापस जंगलों में छुप जाना, इसे गेरिला वॉरफेयर कहा जाता है। एंड ही इनकरेज ट्राइबल्स की बिरसा राज आप फॉलो करिए, कॉलोनियल लॉज मत फॉलो करिए, पेमेंट्स मत दीजिए, आपको जो करना है, जो समझना है आप बीर सैथ के अंतर्गत समझिए। ब्रिटिश बहुत जल्दी इस मूवमेंट को मतलब पकड़ चुके थे। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी रिवोल्ट ऑफ 1857 में बहुत झेला था, तो वो अब और नहीं झेलना चाहते थे। ब्रिटिश स्टार्टेड एन एजिटेशन अगेंस्ट दिस मूवमेंट। मार्च 3, 1900 में ही वॉज अरेस्टेड, मुंडा वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस। ये बेचारे सो रहे थे गेरिला आर्मी के साथ जमकोपाई फॉरेस्ट में, जो कि चक्रधरपुर में था। ऐसा बोला जाता है रांची जेल में इनकी मृत्यु एक इलनेस से हो गई, एक बहुत बड़ी इलनेस से हो गई, पर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं है। हो सकता है कि इन्हें जानबूझ के मार दिया गया हो। जून 9, 1900 को ही वॉज जस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। भले इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट थी, बट इनके इस करेज ने कम्युनिटी में, मुंडा कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा फेथ जागृत कर दिया था। बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे बेगार सिस्टम को रिपील कर दिया गया। बेगार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे आपको बिना ठीक ठाक अमाउंट ऑफ मनी के आपसे काम कराया जा सकता है, रेवेन्यू शायद आपकी उतनी नहीं रहेगी। और फिर टेनेंसी एक्ट भी पास्ड हुआ, जिसकी वजह से खुनखट्टी सिस्टम, जो कि बेसिकली कहती थी कि जो वहाँ के लोग रह रहे रैयत वही ओनर्स हैं, खुनखट्टी सिस्टम, कस्टमरी राइट्स वापस ले लिया गया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लेटर बैन कर दिया कि ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल फोक्स के पास नहीं जाएगा, ये 1908। तो ये इनका बेसिकली वी कैन कॉल इट इनके इम्पैक्ट्स थे, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टमल्ट is the description of which of the following events? The revolt of 1857, the Mapila rebellion of 1921, the Indigo revolt of 1859 to 60 और the Birsa Munda's revolt of 1899 1900। तो इसका करेक्ट आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा 14 जून से हम बिग समर सेल लेके आने वाले हैं, जो कि आपको देगी यूपीएससी उत्कर्ष के पर्टिकुलर क्लासेस में, पर्टिकुलर ऐप कोर्सेज़ में अप टू 90% तक की छूट। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 14 जून तक का इंतज़ार कर लें। 14 to 20 जून आपकी ये सेल चलेगी। इसके अलावा हम आपको एडिशनल 13% का डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हमारे यूपीएससी हमारे उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर अ सब्सक्राइबर, मेक श्योर दैट यू आर कंटिन्यूसली सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे अपडेटेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हाइड्रेटेड।